गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सुपर 100 प्रोग्राम। तो पिछली क्लासेस में हमने विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा, जिसमें हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन तथा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज की क्लास में हम ऑस्मोसिस को समझेंगे और ऑस्मोसिस क्या होता है, किस प्रकार से हो सकता है और ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक दाब क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे पास एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले हमें यहाँ पर ऑस्मोसिस को समझना है, यानी परासरण क्या हो सकता है। इसके लिए हम एक कंपार्टमेंट लेंगे और इस कंपार्टमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और बीच में हमारे पास यहां पर SPM है। SPM का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो हमारे पास में एक साइड में यहां पर प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी साइड हमारे पास यहां पर सॉल्यूशन है, यानी एक तरफ हमने शुद्ध विलायक को लिया है और दूसरी तरफ हमने विलयन को लिया है। जो शुद्ध विलायक वाली साइड है इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, यानी ये एक तनु विलयन है क्योंकि इसमें विलायक की मात्रा यानी सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। जबकि सॉल्यूशन वाले साइड को हम कॉन्सेंट्रेटेड या सांद्र विलयन कह सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्वेंट के साथ साथ यहां पर सॉल्यूट भी उपस्थित है। हमें पता है कि अगर हम किसी फ्लो की बात करें, यानी कोई प्रवाह की बात करते हैं, तो वह हमेशा उच्च से निम्न की तरफ होता है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हो सकता है या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो सकता है या ऊंचाई से नीचाई की तरफ हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पर जो सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट की तरफ उसकी मात्रा अधिक है, तो वह यहां पर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा, यानी जो विलायक का प्रवाह है वह विलायक की दिशा से विलयन की दिशा में होगा। और किसके थ्रू होगा? SPM के अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस या परासरण कहेंगे। ध्यान रखिएगा, परासरण में हमेशा अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है और अर्ध पारगम्य झिल्ली या SPM वो मेम्ब्रेन है जो सिर्फ विलायक के अणुओं को ही पास होने देगी, यानी अगर कोई विलय का कण वहां पर होगा तो वह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा रुक जाएगा, वो उसका फ्लो, उसका प्रवाह नहीं होता है। तो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम डेफिनेशन यहां पे लिख सकते हैं, विलायक का विलयन से या कम सांद्रता वाले विलयन से
अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाह को परासरण कहते हैं। So it is simply the flow of solvent from low concentration to high concentration with the help of semi permeable membrane. तो अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें, so we can write the definition here that osmosis is the spontaneous net flow of solvent through SPM from a solvent to solution or from dilute solution to concentrated solution. बट हमें यहां पे ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑस्मोसिस की बात कहेंगे तो हमेशा हम एसपीएम को जरूर यूज करेंगे, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली को जरूर से यूज हमें करना है, तभी वहां पर ऑस्मोसिस होगा। वरना जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे या विसरण कहेंगे। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही डिफरेंस है कि डिफ्यूजन में कोई भी एसपीएम यूज नहीं होता है, वहां पर सॉल्वेंट या सॉल्यूट दोनों पार्टिकल मूव कर सकते हैं, जबकि ऑस्मोसिस में एसपीएम का यूज होगा और सिर्फ विलायक यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल ही यहां पर मूव करेंगे। अब अगर हम यहां पर एसपीएम की बात करें तो एसपीएम कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल एसपीएम में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एसपीएम के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एसपीएम के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं गॉल ब्लैडर ऑफ पिग, यानी जो पिग होगा उसके जो आमाशय है उसकी झिल्ली को हम एसपीएम की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट और सेल एनिमल्स की जो सेल वॉल है उसको भी हम एसपीएम की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हम यहां पर लैब में बात करें तो लैब में हम कॉपर फेरोसाइनाइड इसकी एसपीएम को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्यूलोज एसीटेट इसको भी हम यहां पर एसपीएम में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो यहां पर यूज होंगे। तो अब यहां पर ऑस्मोसिस तो हमें समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस क्या है। अब हम समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब के बारे में। लेकिन उससे पहले हम इस ऑस्मोसिस को एक और तरीके से समझ सकते हैं। ऑस्मोसिस एक्चुअली दो प्रकार का हो सकता है, एक एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा हो सकता है एक्सो ऑस्मोसिस। तो अब ये एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस क्या है इसको पहले समझ लेते हैं।
तो यहां पर अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस दो तरीके का हो सकता है। एक है एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा है हमारे पास एक्सो ऑस्मोसिस, जिसको हम अंतः परासरण और बाह्य परासरण भी बोल सकते हैं। एंडो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास जल है और इसमें हम एक किशमिश यानी एक रेजिन या किशमिश को जल में डुबोकर रख दें। हमने क्या किया, इस किशमिश को यहां पर जल में डुबोकर रख दिया, तो हम क्या पाते हैं कि ये जो किशमिश है ये क्या हो जाएगी, यहां पर फूल जाएगी, या हम कहेंगे कि ये स्वेल अप हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है उसने इस बॉडी के अंदर यानी इस रेजिन के अंदर फ्लो किया है, जिसकी वजह से ये जो किशमिश है जो पहले छोटी थी वो अब कैसी हो गई, फूल चुकी है या स्वेल अप हो गई है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स इनर साइड, या आप इसको कह सकते हैं इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस। इसी प्रकार से जैसे हमने किशमिश को लिया है, वैसे हम चना, साबुत दाल, राजमा इत्यादि को अगर हम जल में डालते हैं तो वह क्या होगा, वह फूल जाएगा। तो फूलने का मतलब यह है कि जो वाटर है वो बॉडी के अंदर चला गया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। अब अगर हम एक्सो ऑस्मोसिस को समझते हैं तो एक्सो ऑस्मोसिस में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ग्रेप लिया है, एक अंगूर है ना, एक ग्रेप हमारे पास है, और इस ग्रेप को हम यहां पर नमक के पानी में घोल रखते हैं। ये हमारे पास यहां पर नमक का पानी है। तो अगर हम इस अंगूर को कुछ टाइम के लिए नमक के पानी में छोड़ दें, या आलू का पीस भी हम ले सकते हैं, अगर हम उसको नमक के पानी में छोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्रेप या आलू का पीस है ये क्या हो गया, ये श्रिंक हो जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इसका क्या हुआ, इसका संकुचन हुआ। तो संकुचन का मतलब क्या है कि यहां पर जो ग्रेप के अंदर वाटर था या सॉल्वेंट था वो कहां आ गया, वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, और बाहर की तरफ फ्लो करने से जो बॉडी है या जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, उसमें संकुचन होगा। तो हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स आउटर साइड इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस। अगर किसी ह्यूमन को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी उसको डायरिया या दस्त की प्रॉब्लम है, तो उस केस में पानी की कमी हो जाती है, यानी वहां पर जो वाटर है वो हमारी बॉडी से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और उनका जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाता है। तो वो भी एक तरीके से एक्सो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल होता है। तो यहां हमने ऑस्मोसिस को समझा। ऑस्मोसिस हुआ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम। दो तरीके का हो सकता है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो में सॉल्वेंट अंदर की तरफ फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो फूल जाएगा या वो स्वेल अप हो जाएगा, और एक्सो में सॉल्वेंट बाहर की तरफ फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो या तो श्रिंक हो जाएगा या तो फिर वो संकुचित भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस को समझा। अब अगर हम यहां पर इस ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन से कंपेयर करें,
अब हम देख रहे हैं यहां पर कि डिफ्यूजन यानी जो विसरण है और परासरण है, इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है। तो हमारे पास यहां पर हम एक कंपैरेटिव चार्ट बना सकते हैं, जिसमें एक तरफ हमारे पास है ऑस्मोसिस यानी परासरण, और दूसरे पास टेबल में हम बना सकते हैं डिफ्यूजन या विसरण। तो ये विसरण और ये यहां पे है परासरण। अब अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो यहां पर जो अणु है वो कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर प्रवाहित होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर प्रभाव या प्रवाह हुआ। जबकि अगर हम विसरण में देखें तो विसरण में अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की तरफ अणु का प्रवाह होता है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस में जो विलायक है वह एसपीएम के थ्रू मूव करता है, यानी जो सॉल्वेंट है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा यहां पर मूव करेगा, जबकि यहां पर एसपीएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का ही यानी विलायक का ही प्रवाह हो सकता है, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट, विलायक तथा विलय दोनों का प्रवाह होता है। परासरण केवल विलयनों में ही होता है। तो ऑस्मोसिस इज मेनली अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। जबकि अगर हम यहां पर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, और इसके अलावा सॉल्यूशन में भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन हम किसी में भी ले सकते हैं, गैस, लिक्विड या सॉल्यूशन में, जबकि ऑस्मोसिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ओनली। तो यहां पर हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या अंतर हो सकता है इसके बारे में समझा है। अब हम समझते हैं यहां पर परासरण दाब को। भाई हमने ऑस्मोसिस समझ लिया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, वह हमारे पास में परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। तो हमने अभी यहां पर देखा था कि जो चैम्बर है जिसमें यहां पर बीच में एसपीएम लगा हुआ है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है और ये हमारे पास यहां पर सॉल्यूशन है, और जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, यानी ये डाइल्यूट हो गया और ये हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड या सांद्र हो सकता है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो सकता है, जो भी दाब हम सॉल्यूशन साइड में लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा हम कहां पे लगा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ एक प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे, एक दाब हम सॉल्यूशन की तरफ लगाएंगे, जिसकी वजह से ये जो सॉल्वेंट है इसका प्रवाह यानी विलायक का जो प्रवाह है वह रुक जाएगा। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसी दाब को क्या कहा जाएगा, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। तो हम परासरण दाब को लिख सकते हैं यहां पर किसी विलयन को एसपीएम द्वारा
विलायक से पृथक, मतलब सेपरेट हमें रखना है, रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन की साइड में लगाया जाएगा, और किसको रोकने के लिए? टू चेक द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर इंग्लिश में इसके डेफिनेशन को लिखना है तो हम लिख सकते हैं द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the solution side in order to prevent flow of solvent into the solution through SPM is equal to osmotic pressure। तो अगर हम यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करें, भाई ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम इसको मैथमेटिकल देख रहे हैं तो मैथमेटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? यह हमारे पास होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से निरूपित करेंगे, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। या हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी विलयन का परासरण दाब उसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होता है, जो विलयन को विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी एसपीएम द्वारा अलग करने पर उत्पन्न होता है। तो हम यहां पर इस तरीके से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी जिसको हम बोलेंगे द्रव्य स्थैतिक दाब। और जो किसके बराबर हो जाता है, ये होता है H इंटू डी इंटू जी। H यहां पर कॉलम की हाइट है और D यहां पर विलयन का घनत्व है एंड G इज द ग्रेविटी। तो इस तरीके से परासरण दाब को हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो किसी दिए हुए विलयन के
वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए उपयोग में होता है। या हम यह भी बोल सकते हैं कि परासरण दाब उत्पन्न होने वाला वह द्रव्य स्थैतिक दाब है जिसमें कोई विलयन अर्धपारगम्य द्वारा विलायक से अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कई तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। अब यहां पर इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम विलयन के संदर्भ में किस तरीके से लिखते हैं उसको समझते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण दाब के नियम। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम। तो इसमें पहला नियम है बॉयल वॉन्ट ऑफ नियम। वॉन्ट ऑफ लॉ। तो बॉयल वॉन्ट ऑफ लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी जो पाई होगा वह उसकी सांद्रता यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होता है, या हम लिख सकते हैं कि वह उसके आयतन के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट पाई v इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये हम यहां पर एक स्थिर ताप पर करते हैं। यहां पर पाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब है, C यहां पर विलयन की सांद्रता है, और हमें पता है सांद्रता और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं, इसलिए पाई भी वॉल्यूम के व्युत्क्रम अनुपाती होगा। और अगर हम इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे हमारे पास में बॉयल का नियम है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम गुणनफल देखते हैं तो वह एक स्थिरांक यानी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यहां पे अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम है हमारे पास में चार्ल्स वॉन्ट ऑफ नियम। ये हुआ चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ। तो इस चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर विलयन की सांद्रता स्थिर है, यानी यहां पर हम कांस्टेंट क्या ले रहे हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, या सांद्रता। तो अगर हम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो विलयन का जो वाष्प दाब है वह उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा हमारे पास लॉ है अवोगाड्रो वॉन्ट ऑफ लॉ। इस नियम के अनुसार अगर हम समान परासरण दाब व ताप पर विलयनों के समान आयतन में अणुओं की संख्या को देखते हैं तो वह समान होती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं समान परासरण दाब व ताप पर विलयनों के समान आयतन में
विलय के अणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट पाई इज प्रोपोर्शनल टू n। अब यहां पर अगर हम इन तीनों समीकरण को जोड़ दें तो देखिए क्या हुआ भाई। पहला हुआ पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, दूसरे से हो गया पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी, और तीसरे से हो गया पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो पाई किसके बराबर हुआ? पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन सी टी। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या अगर हम कंसंट्रेशन ना लेके वॉल्यूम लिख रहे हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी इंटू टी। और एन अपॉन वी क्या है? मोल बटे वॉल्यूम, यही क्या है? सांद्रता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू सी टी। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर पाई जो होगा यह एन टी अपॉन वी के प्रोपोर्शनल होगा, और इसको हम एक कांस्टेंट से निरूपित कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एस सी टी। और यहां पर जो एस है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो यहां पर एस हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आई? पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी एस टी, या पाई इज इक्वल टू सी एस टी। तो हमें जो न्यूमेरिकल करना है उसके लिए हमें यहां पर इसको यूज करना पड़ेगा। और यहां पर अगर हम s का मान देखते हैं तो s का जो मान है वो वही मान आता है जो गैस कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। तो हम यहां पर क्योंकि जो s का मान है वो r के मान के बराबर है, तो हम यहां पर इसको पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी या सी आर टी भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? वो आया पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब अगर हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा है, तो इसका मतलब उन विलयनों को हम समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको समपरासरी विलयन कहा जाता है। तो समपरासरी विलयन का मतलब क्या हुआ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दूसरे विलयन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होंगी। तो हम लिख सकते हैं N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2, या N को हम लिख सकते हैं W1 अपॉन M1 V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 V2।
तो इस तरीके से हम किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए उसके परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है 5% aqueous solution of urea is isotonic with 20% aqueous solution of unknown solute. Determine molecular mass of solute. तो क्वेश्चन है कि यूरिया का 5% जलीय विलयन किसी अज्ञात विलय के 20% जलीय विलयन के समपरासरी है। तो जो विलय होगा उसका अणुभार या अणुद्रव्यमान कितना होगा। तो अगर ये दोनों आइसोटोनिक हैं तो आइसोटोनिक का मतलब हुआ कि जो पाई ऑफ यूरिया है वह पाई ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। और 5% का मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम इन 100 ml, और 20% का मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम इन 100 ml। इसका मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो मैं लिख सकता हूं W ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ जाएगा सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूट into molar mass of urea upon W of urea। तो W of solute कितना है मेरे पास में 20, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है 60, और यहां पे कितना दिया हुआ है मेरे पास में। तो इस तरीके से हम यहां पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बी 240 ग्राम पर मोल। तो अगर कहीं पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे तो हम उनको इस तरीके से यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास 2 विलयन है जिनमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, और यहां पर देखिए अगर ये दोनों समान है तो ये समपरासरी हो गए। बट अगर किसी केस में पाई 1 यानी जो विलयन 1 है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है विलयन 2 के ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं, और जिसका प्रेशर कम होगा उसको हम हाइपोटोनिक कहेंगे। यानी यह अद्य परासरी विलयन माना जाएगा और ये वाला अति परासरी विलयन माना जाता है। तो अगर दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको हम आइसोटोनिक कहेंगे, लेकिन अगर किसी का प्रेशर ज्यादा हुआ दूसरे के रिस्पेक्ट में तो जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा उसे हाइपरटोनिक या अति परासरी विलयन कहा जाएगा, और जिसका
परासरण दाब कम होगा उसे हाइपोटोनिक या अधः पराशरी विलयन कहा जाता है। यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि NaCl का 0.16 नॉर्मल विलयन ब्लड का समपराशरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर RBC यानी जो हमारे पास में लाल रक्त को कणिकाओं की कोशिका है उनके वाष्प दाब को देखते हैं तो उनका वाष्प दाब NaCl के 0.16 नॉर्मल विलयन के समपराशरी होता है। तो अगर हम इन रेड बीसीज को 0.16 नॉर्मल NaCl के सॉल्यूशन में रखेंगे तो इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब ना तो ये संकुचित होंगी और ना ही ये एक्सपेंड होती हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा अगर हम किसी को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो कोशिकाएं फट जाती हैं जिसको हम हीमोलिसिस कहेंगे, और अगर हम किसी को अति पराशरी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं जिसको प्लाज्मोलिसिस भी कहा जाता है। तो यहां पर हाइपरटोनिक में होगा प्लाज्मोलिसिस और यहां पे होगा हीमोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस का मतलब हुआ संकुचन और हीमोलिसिस का मतलब हुआ फूलना और फूलकर फिर फट जाना। तो अगर हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर और जो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको कोरिलेट करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन पाई एंड सीपी। सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म। तो जो पाई है यह हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू डेंसिटी आर टी अपॉन एम। एम मतलब यहां पे हुआ मोलैरिटी से, एम हुआ यहां पर विलय का अणुभार और डी हुआ विलयन का घनत्व, आर हमें पता है। दूसरा हम यहां पे लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इंटू डी आर टी अपॉन 1000 इंटू के बी। और तीसरा हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू डी आर टी अपॉन 1000 इंटू के एफ। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है जो पाई है ये हमारे पास यहां पर परासरण दाब है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है। जो डी है यह है टी ताप पर विलयन का घनत्व है
जो R है यह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस स्थिरांक होता है। M जो है यह विलय का अणुभार है। Kb विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और अगर हम Kf की बात करें तो यह विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। तो इस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये किसको इंडिकेट कर रही है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन को। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये कर रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन को। Kf Kb हमें पता है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो अगर हम एक जैसे विलायक में दो विलयन बनाएं तो उन दोनों के Kb का मान समान होगा या Kf का मान भी समान होता है। तो ये हमने यहां पर अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, इन अणुसंख्यक गुणधर्मों के लिए हमने माना कि जो विलय है ना तो वह वियोजित हो रहा है यानी डिसोशिएट हो रहा है और ना ही वह संयोजित या एसोसिएट हो रहा है। यानी जिस विलय को मैंने जितने कणों के रूप में डाला वह उतने ही कणों के रूप में विलयन में भी उपस्थित है। क्योंकि अगर कणों की संख्या बदल जाएगी तो इसका मतलब जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वह भी बदल जाएंगे, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्धारित होते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। तो अब लेकिन वास्तविक अगर हम देखें, जैसे NaCl को अगर हम विलयन में डालते हैं तो NaCl विलयन में डालने पर Na+ और Cl- में चेंज होता है। इसका मतलब हमने शुरुआत तो एक अणु से ही की थी या एक कण से की, लेकिन विलयन में वो जाकर दो कणों में परिवर्तित हो गए। इसका मतलब क्योंकि कणों की संख्या में परिवर्तन हुआ इसलिए अणुसंख्यक गुणधर्मों में भी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार अगर हम दो एसिड के कणों को विलयन में घोलते हैं तो उनकी प्रकृति है कि वो विलयन में जाकर संयोजित होकर एक कण बना लेते हैं। इसका मतलब विलयन से पहले और विलयन में यानी विलयन के बाद कणों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, इसीलिए जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उनमें भी परिवर्तन होगा। अब उस परिवर्तन को हम कैसे मैनेज करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रूप में, इसको हम समझते हैं वॉन हाफ फैक्टर यानी I के संदर्भ में। तो अब हम यहां पर समझने वाले हैं वॉन हाफ फैक्टर को। तो नेक्स्ट है हमारे पास में यहां पर वॉन हाफ फैक्टर या वॉन हाफ कारक, जिसको हम I से निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम सिंपल वे में इस I को लिखें तो ये I क्या है? यह है नंबर ऑफ पार्टिकल्स
आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अपॉन number of particles before dissociation और एसोसिएशन। तो यहां पर डिसोसिएशन से हमारा मतलब वियोजन से है और एसोसिएशन से हमारा मतलब संयोजन से है। तो हम I की वैल्यू को किस प्रकार से यहां पर निकाल सकते हैं वह हमें समझना है संयोजन और वियोजन के रूप में। तो पहला है हमारे पास में डिसोसिएशन या वियोजन। तो अगर हम किसी विलय के कण को विलयन में डालते हैं तो उसका वियोजन या तो पूर्णतः हो सकता है यह वह आंशिक रूप से वियोजित हो सकता है। तो पहले हम यहां पर समझ रहे हैं अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन, तो I की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास में NaCl। तो NaCl को जब हम विलयन में डालेंगे तो ये मुझे यहाँ पर Na+ और Cl- देगा। यानी शुरू में हमारे पास में एक कण था लेकिन बाद में कणों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो इसका मतलब I का मान कितना हो जाएगा, 2/1 = 2। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर Na3PO4 की बात करें तो NaPO हमें 3 Na+ देगा और एक मुझे यहाँ पर फॉस्फेट आयन मिलने वाला है। इसका मतलब कुल कणों की संख्या वियोजन के बाद कितनी हुई, 4, और शुरू में कितना था, 1। तो यहाँ पर I की वैल्यू आएगी 4। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट की बात करेंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट में 5 कण होंगे तो I का मान आएगा 5। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जैसे K4FeCN6 तो हमें पता है कि जब हम इसको वियोजित करेंगे तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है यह हमें जटिल आयन देता है। तो यहाँ पर हमें 4 K+ यानी 4 सरल आयन प्राप्त हुए और एक हमें यहाँ पर FeCN6 4- यानी एक कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर I का मान भी 5 ही होगा। तो इस तरीके से अलग अलग सॉल्ट के लिए हम I के मान को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो सॉल्ट है वह कंप्लीट डिसोशिएट हुआ है यानी इसका पूर्ण वियोजन हुआ है। इसी को अगर हम एक और एग्जांपल से समझें, जैसे हमारे पास है Na2SO4। तो Na2SO4 अगर वियोजित होगा तो ये हमें 2Na+ प्लस सल्फेट आयन देगा। अब अगर हम कंप्लीट डिसोसिएशन की बात करते हैं यानी अगर हम यहां पर पूर्णतः वियोजन की बात करेंगे तो यहां पर I का मान आएगा 3। किंतु अगर हम यहां पर आंशिक वियोजन की बात करें यानी पार्शियल डिसोसिएशन की बात करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं।
हम समझ सकते हैं अगर हम पार्शियल वियोजन की बात कर रहे हैं तो जब टाइम 0 है, टाइम 0 का मतलब क्या है, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, तो Na2SO4 के हमें यहाँ पर 1 मोल मिलेंगे और Na+0 होगा और सल्फेट भी 0 होगा। किसी टाइम t के बाद यानी जब अभिक्रिया हो चुकी है तो इसमें से कुछ अल्फा मोलों की संख्या वियोजित होगी, ये यहाँ पर 2 अल्फा बनाएगा और यहाँ पर अल्फा बनेगा। यानी यहाँ पर अल्फा क्या है, यह है वियोजन कोटि है, या आप बोल सकते हैं ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। वियोजन कोटि या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हमें मिला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब अगर हम यहाँ पर कुल मोलों की संख्या निकालते हैं तो टोटल मोल्स कितने हुए वियोजन के बाद, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी 1 प्लस 2 अल्फा। अब यहाँ पर अगर I का मान निकाला जाएगा तो I का मान हुआ मोलों की संख्या या कणों की संख्या आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये 1 प्लस 2 अल्फा और शुरू में हमारे पास कितना था 1, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो इस प्रकार से हमने समझा चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी परासरण दाब के विषय में। अगली क्लासेस में हम यहाँ पर अगर कोई विलय संयोजित होता है यानी अगर वो एसोसिएट होगा तो उसमें वांट ऑफ फैक्टर किस प्रकार से निकाला जाएगा और इस वांट ऑफ फैक्टर को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म के साथ किस तरीके से यूज करेंगे उसके बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।